अरुण कांपते हाथों से पान उठाने ही वाला था कि एक तीखी सड़ी सी गंध उसकी नाक में घुस गई। कुछ वैसी ही गंध जैसी कच्चे खून की होती है। अचानक तेज हवा के झोंके से मीरा के सिर की ओढ़नी सरक गई और जो दृश्य अरुण ने देखा उसे देखकर उसका खून जैसे जम गया। अरुण की आंखें एक झटके से खुली, सिर चकरा रहा था, पूरा शरीर टूट रहा था। वो सड़क पर औंधे मुंह पड़ा हुआ था। साइकिल बगल में धूल धूसरित पड़ी थी। एक पल को उसे कुछ समझ नहीं आया, फिर स्मृति के टुकड़े लहू से सने चेहरे की तरह सामने कौंध गए। उसने घबराकर इधर उधर देखा। जहां रात को झोंपड़ी थी वहां अब केवल जली हुई लकड़ियों का ढांचा खड़ा था। सुबह की पीली धूप उस ढांचे को और भयावह बना रही थी। अरुण ने सहम कर अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। ये क्या हुआ? वो औरत, वो खून से सना चेहरा, क्या मैंने सच में देखा या सब वहम था? उसकी नजर अपने पैसों वाले थैले पर पड़ी जो पास ही जमीन पर पड़ा हुआ था। थैला उठाते ही कल रात की घटनाएं एक लहर की तरह लौट आई। कल शाम अरुण साइकिल से चंदनपुर जा रहा था। आसमान राख के रंग का हो चला था। चारों ओर की हवा अचानक स्तब्ध हो गई थी। तूफान आने वाला था और मंजिल अभी बहुत दूर थी। उसने पैडल पर जोर लगाया लेकिन ज्यादा दूर न जा सका। बिजली कड़कने लगी और मूसलधार बारिश शुरू हो गई। सामने का रास्ता पानी की परत में गायब हो गया। मजबूर होकर उसने एक घने पेड़ के नीचे शरण ली, पर बारिश से बच न सका। हे भगवान, इस तूफान को रोको, मेरी रक्षा करो। शायद ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। थोड़ी ही देर में तूफान और बारिश थम गई, पर सड़क की ऐसी हालत थी कि अब साइकिल चलाकर आगे बढ़ना मुश्किल था। वो साइकिल घसीटता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन कुछ दूर जाकर उसे लगा कि रास्ता भटक गया है। ये रास्ता चंदनपुर का नहीं है, अब मैं क्या करूं? तभी उसके कानों में आवाज गूंजी, क्या आप रास्ता भटक गए हैं बाबू? अरुण चौंक कर देखने लगा। धुंधल के अंधेरे में एक छाया मूर्ति खड़ी थी। कौन हो तुम? मैं सोहन हूं बाबू, लगता है आप रास्ता भूल गए हैं। मुझे चंदनपुर जाना है लेकिन नहीं जा पाएंगे। चंदनपुर जाने वाला रास्ता बंद है, रास्ते में पेड़ गिर गया है। अरुण मुसीबत में पड़ गया। वो पागलों की तरह अंधेरे में डूबी सड़क की ओर देखने लगा। यहीं पास में मेरी चाय की दुकान है, चलिए, फिर से बारिश शुरू हो जाएगी। अरुण ने आसमान की ओर देखा, फिर सिर हिलाकर हामी भर दी। वो अपने दुविधा भरे मन से सोहन का पीछा करने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। जब से वो आदमी उसके पास आया था, भीगी हवा में किसी जली हुई चीज की गंध आ रही थी। हाँ, जल्दी कीजिए। हाँ, आता हूं। साइकिल लेकर वो तेजी से आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाकर उसने एक गाढ़ छाया वाला पेड़ देखा। पास ही झोंपड़ी नुमा एक घर था जहां लालटेन जैसी कोई चीज जल रही थी। आइए बाबू, यही मेरी चाय की दुकान है। अरुण ने साइकिल पेड़ से टिका दी और झोंपड़ी की चौखट पर आ खड़ा हुआ। भीतर एक और चूल्हा था और चारों ओर चाय बनाने का सामान रखा था। बैठिए बाबूजी, मैं चाय लाता हूं। अरुण गोद में रखे थैले को कसकर पकड़कर बैठ गया। बाहर फिर से तूफान शुरू होने लगा था। बिजली चमक रही थी और जोर जोर से गरज रही थी। ये लीजिए चाय, आप बहुत भीग गए हैं, इसे पीजिए, अच्छा लगेगा। इतनी जल्दी चाय बनाकर ले आना हैरानी की बात थी। हल्की हल्की बारिश फिर शुरू हो गई। अरुण चाय की चुस्की लेते लेते पूछ बैठा, यहां चाय पीने कौन आता है? मतलब इतनी सुनसान जगह में? पहले कुछ दूर ही पर एक बस स्टैंड था, तब लोग आया करते थे। और अब आप जैसे कोई कोई आता है। उस आदमी की बातों में क्या था, कौन जाने, लेकिन अरुण का सीना अचानक सहम उठा। उसने कुछ असहजता के साथ चाय की एक और चुस्की ली। आप चाय पीजिए, आज रात आप नहीं जा पाएंगे बाबूजी, यहीं रुकना पड़ेगा। अरुण ने देखा कि बारिश की बूंदें अब और भी तेज हो गई हैं। तूफान की रफ्तार बढ़ चुकी थी। बिजली लगातार गिर रही थी।
लेकिन एक चीज देखकर उसे बहुत हैरानी हुई। इतनी तेज हवा के बावजूद लालटेन की लौ जरा भी नहीं हिल रही थी। न जाने क्यों अरुण को लगने लगा कि उसके चारों ओर जो कुछ है वो सच नहीं है, जैसे कोई जाल हो जो चुपचाप उसे अपने भीतर लपेट रहा हो। थैले में रखे इतने सारे पैसों से उसका सीना फिर धक धक करने लगा। जब बारिश पूरी तरह थमी तब तक रात काफी बीत चुकी थी। खाना पीना हो चुका था। सोहन दहलीज पर अरुण के लिए बिस्तर लगाने लगा। अरुण ने लेटने का इशारा किया, लेकिन सीने में फिर एक टीस उठी, जैसे भीतर कोई धीरे धीरे उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो। तभी पायल की छनछनाहट से वो चौंक गया। मीरा धीमे कदमों से आगे बढ़ रही थी। उसकी आंखों में कोई खास इशारा था जो उसने सोहन की ओर किया। सोहन ने भी जरा सी गर्दन हिलाकर कुछ जताया। ये बात अरुण की नजरों से छिपी नहीं रही। लीजिए बाबू, पान। पान? मेरा मतलब? खाइए खाइए, मीरा के हाथ का पान खाकर आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। अरुण कांपते हाथों से पान उठाने ही वाला था कि एक तीखी सड़ी सी गंध उसकी नाक में घुस गई। कुछ वैसी ही गंध जैसी कच्चे खून की होती है। अचानक तेज हवा के झोंके से मीरा के सिर की ओढ़नी सरक गई और जो दृश्य अरुण ने देखा उसे देखकर उसका खून जैसे जम गया। मीरा के गले पर खून की एक लकीर थी और वहां से पतली धार बह रही थी। मीरा ने तेजी से ओढ़नी ठीक की और पलक झपकते ही गायब हो गई। अरुण ने मशीन की तरह पान मुंह में डाल लिया। सोहन लालटेन की लौ धीमी कर कमरे के अंदर चला गया। अरुण एक अजीब बेचैनी लेकर लेट गया। रात गहरी और सुनसान थी। फड़फड़ाते पंखों की आवाज के साथ एक काला उल्लू गाढ़ छाया वाले पेड़ पर आ बैठा और डरावनी आवाज में बोला। अरुण का सीना बार बार कांपता रहा। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि रात किसी तरह कट जाए। थकान के कारण थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग गई। अचानक चारों ओर एक डरावनी चीख गूंज उठी। अरुण बिस्तर पर उछल कर बैठ गया। उसने पागलों की तरह इधर उधर देखा। तभी एक कर्कश चरमराती सी आवाज सुनाई दी। आवाज जहां से आ रही थी अरुण ने उधर नजर घुमाई। देखते ही डर से उसका शरीर सिहर उठा। बस एक हाथ की दूरी पर कोई व्यक्ति गले में रस्सी डाले झूल रहा था। क्या हुआ बाबूजी, कोई बुरा सपना देख लिया क्या? अरुण ने देखा कि झोपड़ी के सामने आंगन जैसी जगह में बांस के टूटे मचान पर सोहन बैठा है। उसने दोबारा उस ओर देखा जहां कुछ देर पहले कोई फांसी पर झूल रहा था, लेकिन वहां अब कुछ नहीं था। क्या ढूंढ रहे हैं बाबूजी? कुछ नहीं, वो सब बुरा सपना था। तुम इतनी रात को बाहर क्यों हो? बहुत गर्मी है, इसलिए बाहर हवा लेने आया हूं। आप भी आइए ना। अरुण समझ गया कि उसका शरीर पसीने से तरबतर है, इसलिए वो बिस्तर छोड़ मचान पर सोहन के पास जा बैठा। भीतर दबा एक असहज भाव लिए वो चुप बैठा रहा। ऊपर से सपने में आप क्या क्या देख रहे हैं, इससे अच्छा मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। 3 साल पहले की बात है। इसी तरह चाय और नाश्ते की एक दुकान थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन इंसान अकेले कब तक रह सकता है। इसलिए उसने शादी कर ली किसी दूसरे गांव की एक लड़की से। उस लड़की को एक नजर देखते ही नजर ठहर जाती थी। बहुत लोग कानों कानों में फुसफुसाते रहे, ये तो जैसे गोबर में कमल का फूल। फूल होगी तो उसके चाहने वाले भी होंगे। खैर, दुकान में भीड़ बढ़ने लगी और उसकी बीवी ने भी हाथ बटाना शुरू कर दिया। उसकी चाय की दुकान में रमेश रोज चाय पीने आने लगा। 1 कप चाय पीता था, लेकिन 1.5-2 घंटे तक बैठा रहता। उसकी बीवी की तरफ उसकी नजर है, ये समझ में आ रही थी उस आदमी को, लेकिन नई दुल्हन के बारे में ऐसा कुछ सोचने को उसका मन नहीं मान रहा था। इतनी सुंदर पत्नी के बारे में कोई आदमी कैसे सोच सकता है ये सब? वो आदमी भी नहीं सोच सका। ऐसे ही दिन कट रहे थे। एक दिन दोपहर के बाद वो बाजार जाने के लिए निकला। आज दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, अच्छे से जाना। बाजार में खरीदारी करते करते वो समझ गया कि तूफान आने वाली है, इसलिए जल्दी सामान लेकर वो पहली वाली बस पकड़ ली। जब बस ने उसे मोड़ पर उतारा, आसमान काला हो चुका था। उसने तेजी से घर की तरफ चल दिया।
सोचा कि बीबी अकेली है, अकेले डर जाएगी। लेकिन तब तक उसने सोचा भी नहीं था कि थोड़ी देर में क्या होने वाला है। आंगन में आते ही घर के अंदर से एक दबी दबी हंसी की आवाज आने लगी। एक पल के लिए वो ठिठक गया। दरवाजे की तरफ न जाकर वो खिड़की की तरफ पड़ा। खिड़की से अंदर झांका। कमरे की मध्यम रोशनी में जो उसने देखा, उससे उसके शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। बिस्तर पर रमेश लेटा हुआ था और उसकी बीवी उसकी छाती पर आधी लेटी हुई धीरे धीरे हंस रही थी। हाथ से बैग गिर गया। बीवी के लिए लाई हुई चूड़ियां भी जमीन पर गिरकर टूट गईं। कौन? रमेश उस आदमी को देखते ही हक्का बक्का रह गया। आप तो बोले थे आखिरी बस पर। बात खत्म भी नहीं हुई थी कि एक तेज धार वाली चीज से पागनों की तरह उसने अपनी पत्नी की गर्दन पर वार कर दिया। फव्वारे की तरह खून निकला। पत्नी अपनी गर्दन पकड़कर जमीन पर गिर पड़ी और उसका शरीर बार बार झटका खाकर स्थिर हो गया। वो आदमी धारदार चीज हाथ से फेंककर रमेश को बालों की मुट्ठी से पकड़ लिया और घसीटता हुआ बाहर ले गया। रमेश पूरी ताकत से भागने की कोशिश करता रहा। गुस्से में उसने रमेश को जमीन पर पटक दिया। फिर बांस की छत से लटकती रस्सी खींचकर रमेश की गर्दन में फांसी की तरह डाल दी और दोनों हाथों से रस्सी के छोर खींचने लगा। रमेश के मुंह से दम घुटने की आवाज निकलने लगी। उसकी आंखें बाहर की तरफ निकल पड़ी। तड़पते तड़पते उसका शरीर धीरे धीरे शांत हो गया। ऐसा क्यों किया तुमने? वो आदमी थोड़ी देर बाद उठा, घर के अंदर गया। जलती हुई लालटेन लाकर बीबी के शरीर के ऊपर पटक दी। उसने आंखें मूंद ली। आंखों से आंसू फूट पड़े। तेज आवाज के साथ बिजली गिरी। हवा ने आग को पूरी झोंपड़ी में फैला दिया। धधकती आग में वो आदमी भी जलने लगा, एक भयानक चीख के साथ। अरुण जैसे गहरे सम्मोहन से बाहर आया। जाइए बाबू, तैयार हो जाइए, थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी और हमें भी जाना होगा। अरुण ने अब बात नहीं बढ़ाई। रात जैसे तैसे कट गई थी। वो जल्दी जल्दी तैयार हुआ, फिर दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। मैं चलता हूं, सुन रहे हैं? तो मैं चलता हूं। कोई जवाब नहीं आया। एक पल रुककर उसने सोचा, फिर पेड़ से टिकी साइकिल उठाई और बाहर निकल गया। मन ही मन सोचा कि लौटते वक्त एक बार मिलकर जाऊंगा, न जाने कहां गए। लेकिन कुछ दूर जाते ही अरुण को याद आया कि लापरवाही में पैसों का थैला वहीं भूल आया है। वो तुरंत साइकिल घुमाकर वापस उसी जगह लौटा। लेकिन ये क्या, झोंपड़ी कहां गई? वहां अब केवल जली हुई लकड़ी का ढांचा पड़ा था। उसका मन कौन था? तो क्या सोहन ने कल जो कहानी सुनाई थी वो? आप शायद ये ढूंढ रहे हैं। अरुण तेजी से पलटा। सामने एक औरत खड़ी थी, घूंघट डाले हुए। उसके हाथ में पैसों वाला थैला था। कौन हो तुम? मैं मीरा हूँ। तेज हवा के झोंके से ओढ़नी हट गई। वही सड़ी सी तीखी गंध फिर नाक में घुस आई। अरुण की आंखों के सामने प्रकट हुआ एक औरत का भयावह खून से सना चेहरा। अरुण होश खो बैठा और साइकिल समेत सड़क पर फिर गिर पड़ा।